सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप लोग के सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका सेकेंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसके अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 4 है प्रारंभिक शिक्षा के लिए कार्यक्रम। दोस्तों, इसके अंतर्गत बहुत सारी स्कीम सरकार ने चलाई हैं, जैसे कि मिड डे मील योजना, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान, संपूर्ण साक्षरता अभियान और बहुत सारी स्कीम है दोस्तों, जिनको मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है नोट्स के माध्यम से। और आप में से बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने अच्छे से क्लासेस को अटेंड भी किया है और मेरे साथ नोट्स भी बनाए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने ऑलरेडी आप लोगों को बहुविकल्पी क्वेश्चंस कल के क्लास में पढ़ा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साइड में आई बटन आपको शो हो रहा होगा, आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस। यहाँ पर दोस्तों हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के सभी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को। तो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या सुविधाएं प्रदान की गई? आपने देखा था कल का भी जो पहला क्वेश्चन था बहुविकल्पीय का था, वो भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से ही संबंधित था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में मैंने आप लोगों को कई बार डिटेल में बताया है दोस्तों कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो योजना इसीलिए बनाई गई ताकि किसी भी स्कूल में कम से कम सुविधाओं में अच्छे से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिल सके। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम क्यों दिया गया, बार बार मैंने आप लोगों को बताया है। रीजन यही है कि कोई भी कमरा केवल और केवल कमरा ही रहेगा, क्लासरूम वो तभी बनेगा जब उस पर एक ब्लैक बोर्ड टंगेगा। उस कमरे में आपको जैसे ही एक ब्लैक बोर्ड टंगेगा, आपको तुरंत उसमें क्लासरूम की फीलिंग आने लगेगी। यानी कि अब वो कमरा नहीं रह गया, वो एक क्लासरूम बन गया, क्योंकि उसमें क्या लग गया, एक ब्लैक बोर्ड लग गया। तो इस तरीके से जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इस योजना को नाम देने का उद्देश्य था वो यही था कि किस तरीके से हम एक स्कूल को केवल और केवल 2 कमरे और 2 शिक्षक के माध्यम से भी हम एक स्कूल को चला सकते हैं। तो जो प्राथमिक विद्यालय है उनमें न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध हो बच्चों के लिए, इसीलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना चलाई गई। और चूंकि दोस्तों टीचर्स की कमी थी, स्कूल भी अधिक नहीं थे, तो इस तरीके से देखा गया कि कम से कम सुविधाओं में भी कैसे हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं। इसी को देखते हुए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कम से कम 2 कमरे होने चाहिए, स्कूल में 2 टीचर्स होने चाहिए और स्कूल में 4 दीवारी होनी चाहिए, शौचालय होना चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, श्यामपट्ट होना चाहिए, चार्ट पेपर होना चाहिए, मानचित्र होना चाहिए, पाठ्य पुस्तकें आदि सुविधाएं प्रदान की गई। लेकिन जो मेनली यही था कि एक स्कूल में कम से कम 2 टीचर और उस स्कूल में कम से कम 2 कमरे होना अनिवार्य थे। ठीक है, बाकी ये सभी सुविधाएं तो सभी स्कूलों को मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को कितने चरणों में संपादित किया गया? दोस्तों, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को 3 चरणों में संपादित किया गया। और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, आप डीपीईपी इसका शॉर्ट नेम है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। कभी कभी आप लोग के प्रैक्टिकल में, वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीपीईपी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम था ये 3 चरणों में संपादित किया गया। अभी आगे के क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रथम चरण में कितने राज्यों एवं जनपदों में संचालित किया गया? दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए था कि जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम था ये देश के कितने राज्यों और जनपदों में संचालित किया गया। तो चलिए देखते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रथम चरण में यह कार्यक्रम देश के 7 राज्यों के 42 जनपदों में संचालित किया गया। यानी कि सबसे पहले जो डीपीईपी कार्यक्रम था इसको देश के 7 राज्यों के 42 जनपदों में संचालित किया गया। जिन राज्यों में संचालित किया गया वे राज्य है मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, इसके अलावा केरल भी। तो इस तरीके से इतने राज्यों में पहले इसे संचालित किया गया और देखा गया कि ये योजना सफल हो रही है या फिर नहीं हो रही है। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम, कोई भी योजना, कोई भी स्कीम सरकार लाती है, पहले वो छोटे स्तर पर उसको देखती है। अगर वो छोटे स्तर पर वर्क करता है, यानी कि वो योजना अच्छा करती है, तो फिर उसको पूरे देश में धीरे धीरे फैलाया जाता है।
और एक बार फिर उसके बाद वो पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के उद्देश्य लिखिए। दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में 2 टीचर और 2 कमरों का प्रावधान है कि कम से कम स्कूल में 2 कमरे हों और 2 टीचर्स ज़रूर हों, क्योंकि कम से कम 2 टीचर्स रहें जिससे कि सभी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएँ। एक साथ तो टीचर सारे क्लासेस को मतलब एक-एक क्लास को तो नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक टीचर एक साथ 3 क्लासेस को अटेंड करे, एक टीचर एक साथ 2 क्लासेस को अटेंड करे। इस तरीके से आपस में क्लासेस को इंटरचेंज करके टीचर्स पढ़ा सकते हैं और किस तरीके से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, यही उद्देश्य था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। आप सभी देख सकते हैं, सभी प्राथमिक विद्यालयों में श्यामपट्ट एवं चौक की व्यवस्था करना, प्राथमिक विद्यालयों में कमरों, पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना आदि इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, डीपीईपी योजना के अंतर्गत किन पक्षों पर विशेष बल दिया गया? यानी कि जिला प्राथमिक शिक्षा योजना या फिर कार्यक्रम यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो बनाया गया था, इस योजना के अंतर्गत किन पक्षों पर विशेष बल दिया गया? दोस्तों इसके अंतर्गत सबसे पहले जो भवन तथा संस्थागत क्षमता है उसका सुदृढ़ीकरण करना। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे स्कूल आप देखोगे जर्जर भवन में चल रहे हैं। अगर आप लोगों ने टीचिंग की है तो फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका था उसमें, तो आप में से बहुत सारे प्रशिक्षु ऐसे स्कूलों में भी गए होंगे जहाँ का भवन बहुत ही जर्जर होगा और जिसकी मरम्मत करवाना बहुत ज़रूरी है उस भवन का। चूँकि जब भवन जर्जर रहेगा तो कहीं न कहीं बच्चों के अंदर, टीचर्स के अंदर भी एक भय रहेगा कि कभी भी गिर सकता है, कभी भी दीवारें इसकी ढह सकती हैं। तो जो भवन है और जो संस्थागत क्षमता है उसको और सुदृढ़ करना, यानी कि स्कूल की लगातार मरम्मत करवाना, स्कूल में लगातार हर साल उसमें स्कूल को पेंट करवाना, स्कूल में साफ-सफाई का ध्यान रखना, इन सब चीज़ों को यहाँ पर डीपीईपी योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। गुणवत्ता में सुधार, संप्राप्ति ह्रास में कमी लाना, यानी कि गुणवत्ता में सुधार का तात्पर्य है कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उस पर विशेष बल दिया गया डीपीईपी कार्यक्रम के अंतर्गत। प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना, यानी कि सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिल सके, इस पर भी जोर दिया गया और प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों तक पहुंचे, इस पर भी बल दिया गया। इसके बाद है पी मोस्ट के उद्देश्य लिखिए। दोस्तों जो पी मोस्ट है, इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करूं मैं तो ये है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। और पी मोस्ट के अंतर्गत क्या-क्या चीजें थी दोस्तों? पी मोस्ट कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो यही था कि कक्षा कक्ष में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करना, यानी कि जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीचर्स को मिला हुआ है उसका उपयोग करके बच्चों को अच्छे से अच्छा ज्ञान दें और शिक्षण कौशल में दक्षता प्राप्त करना, यानी कि जो टीचर्स हैं उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाए कि बच्चों को वो सरल से सरल भाषा में किसी भी टॉपिक को समझा ले जाएं और बच्चे भी उनसे संतुष्ट हो जाएं। क्रिया प्रधान शिक्षण विधियों का उपयोग करना, विद्यालय तथा कक्षाओं को रुचिकर बनाने पर जोर दिया जाए आदि पी मोस्ट के प्रमुख उद्देश्य थे। दोस्तों पी मोस्ट कार्यक्रम एनसीईआरटी की तरफ से चलाया गया था, आप ये भी याद रखिए। और पी मोस्ट कार्यक्रम 1986 से ही चला आ रहा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। और ये 1986 में ही प्रारंभ किया गया था दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। और 1986 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी ये उसी का ही विस्तार करता है पी मोस्ट कार्यक्रम, यानी कि उसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया। और इसमें कक्षा कक्ष में एक तरीके से कक्षा को आकर्षक और रुचिकर बनाया जाए ताकि बच्चे कक्षा के प्रति, क्लासरूम के प्रति, स्कूल के प्रति आकर्षित हों। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्राथमिक शिक्षकों के लिए विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम के उद्देश्यों को लिखिए। दोस्तों ये है प्राथमिक शिक्षकों के लिए विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम के उद्देश्य मुख्य रूप से हैं शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति से परिचित कराना, ठीक है, और सतत एवं व्यावसायिक विकास के लिए सुझाव देना, शिक्षकों को शिक्षण सामग्री को प्रतिबिंबित करने के लिए सक्षम करना, शिक्षण पद्धतियों तथा प्राथमिक शिक्षकों के बीच समायोजन विकसित करना आदि एसओपीटी के प्रमुख उद्देश्य थे। यानी कि एसओपीटी का अगर फुल फॉर्म पूछ लेता है आपको एग्जाम में, तो एसओपीटी का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर, और इसी को हम हिंदी में कहते हैं प्राथमिक शिक्षकों के लिए
विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। तो आपको मैंने फुल फॉर्म भी बता दिया, इम्पोर्टेंट था और एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा कितने खर्च का प्रावधान है? आपने देखा कि इससे कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। डीपीईपी तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, इसको आप लोग बिल्कुल दिमाग में अपने बैठा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिला है। और अगर कोई क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तभी वो बार बार रिपीट हो रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान है। तो आप याद रखिएगा कि सरकार कितना खर्च करती है? 40 करोड़ रुपए खर्च करती है। किस पर? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी कार्यक्रम पर। क्वेश्चन नंबर 39 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रमुख रणनीतियों को लिखिए। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो रणनीतियां बनाई गई हैं वो हैं बालिका शिक्षा के विशेष महत्व पर बल देना, विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल देना, वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, शिक्षक दक्षता में वृद्धि आदि रणनीतियां हैं। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर दोस्तों कोशिश की गई है कि बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे और टीचर्स को भी उनके शिक्षण कार्य में दक्ष बनाया जाए और उनको बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो बच्चों को आसानी से टॉपिक्स को समझा पाएं, पढ़ा पाएं। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के 2 उद्देश्य लिखिए। दोस्तों, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के विषय में भी मैंने आपको अच्छे से बताया है। इसको हम हिंदी में स्कूल जाने की तैयारी या विद्यालय जाने की तैयारी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का एक ही उद्देश्य था कि बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करना, स्कूल के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण बच्चों के अंदर आए, यानी कि वो स्कूल जाने से डरे ना। जैसे कि कुछ बच्चे जब शुरू में उनका एडमिशन होता है, तो वो स्कूल नहीं जाना चाहते, वो रोने लगते हैं, अपने माता-पिता से जाकर के लिपट करके रोने लगते हैं, वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, उनको डर लगता है। तो अगर बच्चों को पहले से ये भावना अंदर उनके डाली जाए कि नहीं, स्कूल एक बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ पर आप जाओगे, आपको खेलने को मिलेगा, आपको खाना मिलेगा, आपसे बहुत ही मधुर संबंध से टीचर आपको बहुत ही मोटिवेट करेंगे, बच्चों को बहुत ही प्यार से आपको रखेंगे स्कूल में। तो ये सभी चीजें अगर उनके पेरेंट्स उनको सिखाते हैं और बच्चे अगर प्राइमरी स्कूल में जाने से पहले प्री प्राइमरी में यानी कि आंगनवाड़ी में भेजे जाते हैं, तो आंगनवाड़ी के जस्ट बगल में ही मैक्सिमम जगह मैंने देखा है कि जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उनके बगल में ही आंगनवाड़ी केंद्र होता है। तो बच्चे जब शुरू से देखेंगे कि हाँ, जो उनके बड़े भाई बहन हैं वो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है वहां पर। और चूंकि जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं वहां पर बच्चों को खाने के लिए मिलता है, बच्चों को खेलने को मिलता है, बच्चों को तरह तरीके के गेम सिखाए जाते हैं, बहुत ही अधिक तरीके के गेम्स वहां पर सिखाए जाते हैं। तो इस तरीके से वहां पर दोस्तों बच्चों को वो इन्वायरमेंट अगर मिल जाता है, वो इन्वायरमेंट अगर पाते हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं जो बच्चों की अंदर एक लगन है स्कूल जाने की, और हाँ, हम जाएंगे तो हमारे ढेर सारे दोस्त वहां पर बनेंगे, हम लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ खेलेंगे, खाना खाएंगे। तो ये सभी चीजें अगर बच्चों के अंदर शुरू से ये भावनाएं आ जाएं, तो कहीं ना कहीं वो डरेंगे नहीं। तो इसीलिए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम बनाया गया, ताकि बच्चे स्कूल से डरे नहीं, बल्कि बच्चे स्कूल जाने के लिए वो प्रेरित हो और साथ ही साथ वो स्कूल में जा करके अच्छे से अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करें। कक्षा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के उद्देश्य में कक्षा प्रक्रियाओं में बच्चों की भागीदारी में वृद्धि, यानी कि जब पहले ही वो आंगनवाड़ी केंद्र में जाते हुए वहां पर वो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनसे वो घुल मिल जाएंगे, उनसे वो कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे वो उसका आंसर देंगी। तो इस तरीके से बच्चे जब पहले ही इंटरेक्शन एक टीचर की भांति हो जाएगा, तो वो जब अपने स्कूल में जाएंगे तो वहां के टीचर से भी वो डरेंगे नहीं। तो इस तरीके से वो पूरी भागीदारी, जो भी क्वेश्चन टीचर पूछेंगे उसका जवाब देंगे। बच्चों में स्कूल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, यानी कि बच्चों में स्कूल के प्रति जब सकारात्मक दृष्टिकोण पहले से ही रहेगा तो निश्चित रूप से स्कूल जाने से वो डरेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रारंभ कब किया गया? दोस्तों, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रारंभ 5 मई 1988 को किया गया और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण साक्षरता अभियान बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोगों के बीटीसी की बात कर रही हूँ, यानी कि डीएलएड की बात कर रही हूँ कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और इसके अलावा सुपर टेट 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान 5 मई 1988 को स्टार्ट किया गया था। तो आप जरूर इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान के लक्ष्य लिखिए। दोस्तों,
देश की निरक्षरता को दूर किया जाए, राज्य स्तरीय शिक्षा को सुदृढ़ बनाना तथा शिक्षा के नए आयामों को प्राप्त करना इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है। यानी कि साक्षरता अभियान का लक्ष्य क्या हो सकता है, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि जो भी निरक्षरता है देश में उसको दूर किया जाए और इस तरीके से शिक्षा को एक सुदृढ़ ढांचा बनाया जाए, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश में निरक्षर ना रहे। अगर हम लोग पढ़े लिखे रहेंगे, समझदार रहेंगे, तो हमें कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। हम चीजों को खुद समझ पाएंगे, हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो इसीलिए पढ़ाई जो है वो बहुत जरूरी है, साक्षरता बहुत जरूरी है व्यक्तियों के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 43 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब की गई? दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कार्यक्रम बना था और इसकी शुरुआत की गई 1987 से। यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ब्लैक बोर्ड योजना के बारे में बताया गया है और ये शुरू कब की गई? 1987 में, यानी कि उसके ठीक 1 साल बाद इसकी शुरुआत कर दी गई थी। तो आप याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, एसओपीटी का पूरा नाम। एसओपीटी का पूरा नाम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर, यानी कि यहाँ पर हिंदी में देखिए, प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। तो याद रखिएगा, 2019 में देखिए पूछ भी लिया है ये, ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? दोस्तों, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत यानी कि डीपीईपी की शुरुआत 1994 में की गई। आप देख सकते हो, फिर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो आपका डीपीईपी योजना है फिर एक बार रिपीट हुआ। इसके बाद दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और आपको यहाँ पर बता दूं कि जो डीपीईपी है, अब यहाँ पर आपको ट्रिक क्या लगानी है, मैं थोड़ा सा आपको ट्रिकली बता दूं कि अगर आपको यहाँ पर जितनी भी स्कीम दी हुई है इसमें कॉमन चीज क्या है, जैसे डीपीईपी, अब यहाँ पर आप देखो, कोई डी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट, पी का मतलब है प्राइमरी, ई का मतलब है एजुकेशन और पी का मतलब है प्रोग्राम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि जहां पर भी पी आएगा उसका मतलब प्राइमरी, आपको इतना याद रखना है। तो आप इस तरीके से भूलोगे नहीं, पी का मतलब प्राइमरी, ई का मतलब एजुकेशन। एजुकेशन आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो, आप एजुकेशन ही बच्चों को दोगे, शिक्षा ही दोगे। तो ई का मतलब एजुकेशन, पी का मतलब प्रोग्राम और डी का मतलब डिस्ट्रिक्ट। तो इतना अगर आप हमेशा दिमाग में अपने याद रखोगे कि जहां पर भी अगर आपको कोई भी एक भी मिस करेगा, अगर मान लीजिए आप पी का मतलब भूल गए हो, तो बाकी चीजें आप कनेक्ट कर लोगे। ठीक है, आप अगर ई का मतलब भूल गए हो तो भी आपको याद आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको ये चीजें याद रखनी है कि मैक्सिमम जो स्कीम है उसमें डी का मतलब डिस्ट्रिक्ट होगा, पी का मतलब प्राइमरी होगा, ई का मतलब तो एजुकेशन ही होगा और यहाँ पर पी का मतलब प्रोग्राम होगा। तो बस आपको यही याद रखना है कि इन कीवर्ड से बार बार यही फुल फॉर्म बनते हैं। तो इस तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा एग्जाम में। अगर थोड़ा बहुत एक भी अगर आप मिस कर रहे हो कोई एक स्पेलिंग, तो वो उसका वर्ड आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग इस तरीके से अच्छे से लर्न करिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर कब की गई? दोस्तों, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना एक सामाजिक तथा प्रौद्योगिकी अभियान के रूप में 5 मई 1988 को राष्ट्रीय स्तर पर की गई। क्वेश्चन नंबर 47 है, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम में किस आयु के बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है? दोस्तों, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम में 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है। यानी कि वही प्री प्राइमरी की बात मैं यहाँ पर कर रही थी, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो प्री प्राइमरी स्कूल होते हैं, यानी कि ऐसे स्कूल जहां पर बच्चों को प्राइमरी स्कूल से पहले ही भेजा जाता है, जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र। क्वेश्चन नंबर 48, संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा सर्वप्रथम किस राज्य में की गई? संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा सर्वप्रथम केरल राज्य में की गई, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किस जनपद में? एर्नाकुलम जनपद में की गई थी। तो सबसे पहले यहाँ पर घोषणा कहाँ पर की गई थी संपूर्ण साक्षरता की? केरल में की गई थी, क्योंकि केरल जो है उसमें मैक्सिमम लोग क्या है, शिक्षित है इस राज्य में। क्वेश्चन नंबर 49 है, एसओपीटी किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई? दोस्तों, एसओपीटी आप लोगों को ऑलरेडी मैंने कल जब पढ़ाया था आप लोगों को बहुविकल्पी क्वेश्चन, उसमें मैंने बताया था कि जो एसओपीटी है वो प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए ही स्पेशली संचालित की गई। और इसके अंतर्गत क्या होता था? इसके अंतर्गत हर वर्ष प्राथमिक के टीचर्स को, पूरे देश के प्राथमिक के टीचर्स को ट्रेनिंग मिलती है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए और किस तरीके से
शिक्षण कौशल को विकसित किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम को और किन नामों से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम ऑलरेडी मैं अच्छे से बता चुकी हूँ आप लोगों को क्या है ये, एवं विद्यालयी शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, एसओपीटी कार्यक्रम संचालित करने के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखिए। दोस्तों, एसओपीटी कार्यक्रम संचालित करने के दो उद्देश्य हैं, शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विचारों से परिचित कराना और शिक्षण शास्त्र में परिवर्तन तथा शिक्षण में उनके अनुपालन के दृष्टिकोण विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 52 है, बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य बताइए। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य हैं शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, यानी कि शिक्षा को समाज के सभी वर्ग के बच्चों तक पहुंचाना, 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 53 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत विद्यालयों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं? दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत शिक्षण एवं अधिगम की आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई है और विद्यालय एवं कक्षा को आकर्षक बनाया गया है। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 है, पी मोस्ट का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखिए। दोस्तों, पी मोस्ट का पूरा नाम है प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। तो आप इसका भी नाम याद रखिएगा क्योंकि 2016 में पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि पी का मतलब क्या है, प्रोग्राम। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जो मैंने ट्रिक बताई है आप लोगों को, आप लोग प्लीज उस ट्रिक को याद रखिएगा। और टी का मतलब टीचर, आप लोग टीचर बनने जा रहे हो तो टी का मतलब आप लोग टीचर से याद रखिएगा। ई का मतलब एजुकेशन, पी का मतलब प्रोग्राम और पी का मतलब प्राइमरी भी। तो ये भी आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो चूंकि आप लोग प्राइमरी टीचर बनने जा रहे हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में प्राइमरी ही आएगा, लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम चूंकि आगे लग गया है तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स हो गया, और कहीं तो पी आया नहीं कि अगर और कहीं पी आया तो उसका मतलब हम प्राइमरी समझते। और डीपीईपी तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा ही दिया है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 55, प्रथम चरण में डीपीईपी देश के किन राज्यों में लागू की गई? दोस्तों, प्रथम चरण में डीपीईपी देश के 7 राज्यों के 42 जनपदों में संचालित की गई। ये भी आप लोगों ने देखा, 2016 में ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, ड्रॉप आउट के संदर्भ में डीपीईपी का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, ड्रॉप आउट के संदर्भ में डीपीईपी के उद्देश्य देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है ऐसे बच्चे जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, यानी कि स्कूल को छोड़ देते हैं, इनके लिए क्या कर सकते हो आप? तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है डीपीईपी में, प्राथमिक शिक्षा के साथ सभी छात्रों को जोड़ना, औपचारिक शिक्षा प्रदान करना, यानी कि बच्चों को आपको पूरी कोशिश करनी है उन्हें फिर से एक बार शिक्षा की मुख्य धारा से आप जोड़ें। क्वेश्चन नंबर 57 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि डीपीईपी की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। आप देख सकते हैं कि डीपीईपी से कितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं 2016 में, आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है डीपीईपी। अब यहाँ पर देखिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियां क्या हैं? भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन करना, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, विद्यालय में बच्चों का ठहराव बढ़ाना तथा उनके ह्रास और अवरोध में कमी लाना। क्वेश्चन नंबर 58 है, पी मोस्ट का पूरा नाम, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। पी मोस्ट का पूरा नाम अभी आप लोग ने देखा है, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर, अर्थात सेवारत अध्यापकों का अभिविन्यास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 59, एसओपीटी किस स्तर के अध्यापकों हेतु है? एसओपीटी प्राथमिक स्तर के अध्यापकों हेतु है और ये मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई गई योजना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के मुख्य 2 कार्य हैं, प्रबंधकीय तथा अकादमिक व्यवस्था करना। इन दोनों कार्यों के अंतर्गत संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना, शैक्षिक गुणवत्ता में उन्नयन तथा बेसिक शिक्षा तक लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करना आदि है। अब क्वेश्चन नंबर 61 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये भी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संपूर्ण साक्षरता अभियान की 3 विशेषताएं हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान की सफलता पूर्ण रूप से जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। यह एक लक्ष्योन्मुखी कार्यक्रम है, मात्र नामांकन में वृद्धि करना ही इसका उद्देश्य नहीं है। इसके अलावा यह कार्यक्रम त्रुटि निवारण एवं जन सहभागिता के पक्षों को सम्मिलित करता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं?
विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आशय विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाले कार्यक्रम से है। इस प्रकार के कार्यक्रम में बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के योग्य बनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है कि जो बच्चे नए-नए स्कूल में आते हैं, उनके लिए भी सुविधा है कि प्रारंभ के जो 6 सप्ताह हैं या फिर 2 महीने हैं, प्राइमरी स्कूलों में ही उन्हें प्री प्राइमरी के बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है। खासकर ऐसे बच्चों को जो बच्चे कभी भी आंगनवाड़ी में नहीं गए हैं, डायरेक्ट वो प्राइमरी स्कूल में आ गए हैं, तो उन्हें सबसे पहले प्रारंभिक पूर्व प्राथमिक की शिक्षा दी जाती है टीचर्स के द्वारा और फिर उन्हें कक्षा 1 के बच्चों के योग्य बनाया जाता है कि वो भी कक्षा 1 के बच्चों के साथ बैठ करके पढ़ाई कर सकें। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय एवं अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, अपव्यय और अवरोधन मैंने बार-बार आप लोगों को अच्छे से समझाया है कि क्यों अपव्यय होता है और क्यों अवरोधन होता है। अपव्यय का मतलब कि बच्चा पढ़ाई कर रहा था, वो कक्षा 3 में था, उसने 3 महीने क्लास अटेंड किया, 4 महीने उसके बाद वो अचानक से स्कूल उसने छोड़ दिया, ठीक है? और दूसरा जो अवरोधन है, अवरोध का मतलब है कि बच्चा एक ही क्लास में बार-बार वो फेल हो जा रहा है, एक ही क्लास में वो बार-बार रुक जा रहा है, तो इससे क्या हुआ? अवरोध उत्पन्न हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर भी वही चीज़ बताई गई है। अपव्यय से अभिप्राय प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही बीच में शिक्षा के किसी स्तर पर विद्यालय छोड़ देने से है। इससे बालकों की उम्र, श्रम, शक्ति, प्रयास तथा अभिभावकों के धन की क्षति होती है। अवरोधन से तात्पर्य बच्चों को एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रोकना है। तो जो मैंने अभी आपको समझाया कि अपव्यय में बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, विद्यालय छोड़ देते हैं और अवरोधन में बच्चे को एक ही कक्षा में कई वर्ष तक पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो बार-बार फेल हो रहा है उस कक्षा में। ठीक है? तो ये भी मैंने आपको बहुत बार समझाया है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आप केवल समझ करके ही एग्ज़ाम में लिख दोगे तो भी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को जितना अभी तक आपने पढ़ा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दिया करिए दोस्तों। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए लगातार ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लेकर के आती रहूँ, ताकि वो वीडियोज़ आपके काम आएँ। तो आप लोग प्लीज़ लाइक और कमेंट भर के किया करिए, क्योंकि जितने लाइक्स आएँगे, जितने कमेंट्स आएँगे, उतने ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए लगातार बनते रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है आप लोग हमें भी मोटिवेट करते रहा करिए। हमारा तो काम है आपको मोटिवेट करना, लेकिन आप लोगों से भी हम लोग मोटिवेट होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग लाइक, कमेंट और इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए अपने सभी फ्रेंड्स के पास। चाहे जहाँ पर भी आपके फ्रेंड्स हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ शेयर कर दिया करिए और आपके कॉलेज का ग्रुप अगर हो आपके व्हाट्सएप पर, तो आप लोग प्लीज़ अपने कॉलेज के ग्रुप में भी ज़रूर शेयर कर दिया करिए ताकि अधिक से अधिक डीएलएड के प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोज़ पहुँचे और उन्हें निश्चित रूप से इससे लाभ होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने जिस तरीके से क्लास में आप लोगों को बताई जाती हैं, उसी तरीके से बताने का प्रयास किया है। अगर आपकी क्लासेस नहीं भी चल रही हैं, तो आप अगर केवल मेरे वीडियोज़ देख करके ही आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो मैंने क्लासेस बनाई हैं, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, थर्ड, फिफ्थ पेपर हो, आपने देखा होगा सभी को मैंने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है, हाथों से लिख करके खुद पढ़ाया है। तो कहीं न कहीं दोस्तों बहुत मेहनत की है, ताकि आप लोगों को ऐसा लगे ही ना कि आपने क्लासेस नहीं अटेंड की हैं। तो इस तरीके से अगर यहाँ से आप पढ़ करके जाओगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं। दोस्तों, आप लोगों का काम है, आप लोग प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दिया करिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको ज़रूर दबा दीजिए, ताकि लगातार आप लोगों के लिए वीडियोज़ ऐसे ही आती रहें और जब आप घंटी का निशान दबाए रहेंगे तभी आपको सभी विषयों के नोटिफिकेशन समय से जाएँगे और आपको सभी वीडियोज़ आसानी से उपलब्ध हो जाएँगे आपके मोबाइल पर। क्वेश्चन नंबर 64 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी को सर्व शिक्षा अभियान से कब जोड़ा गया? दोस्तों, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को सर्व शिक्षा अभियान से सन 2009 में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 65 है, पी मोस्ट क्या है? पी मोस्ट शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के द्वारा 1986 में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षकों में व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम है। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों को दी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत 4 वस्तुएं क्या-क्या मिलती हैं? ब्लैक बोर्ड, खेल सामग्री व खिलौने, विज्ञान किट और विद्यालयी घंटी।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी किस बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया? दोस्तों, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि विश्व बैंक ने सहायता की थी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को चलाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा एक बार फिर से दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, और जितने भी क्वेश्चंस आपको पहले से आ रहे थे वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करिए दोस्तों। और लगातार आप लोगों को ऐसे वीडियोस मिलती रहेंगी। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी विषयों की क्लासेस अटेंड कर सकते हो, सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो और सभी विषयों को अच्छे से पढ़ सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।